सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज के इस वीडियो में यार हम लोग वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग से आप लोगों को वेस्ट बंगाल में जो कॉलेज मिलते हैं उसकी एक मैं कंप्लीट डिटेल्स बनाने वाला हूं। और आज की ये वीडियो को मैं 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहला हिस्सा में मैं आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग के बारे में। दूसरे हिस्से में आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस हुई है पिछले साल के हिसाब से काउंसलिंग प्रोसेस में और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत है। और तीसरे हिस्से में मैं आप लोगों को चॉइस फिल करके दिखाऊंगा पिछले साल के हिसाब से, क्योंकि इस साल तो अभी स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन पिछले साल किस हिसाब से काउंसलिंग हुई थी उसके हिसाब से मैं आप लोगों को डेमो दे दूंगा, जिससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि भैया काउंसलिंग किस तरीके से होती है, फी किस तरीके से पेमेंट करते हैं, किस तरीके से चॉइस फिल करते हैं, किस तरीके से कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग की डेट जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक अनाउंस नहीं की गई। आगे अगर अनाउंस की जाती है डेट्स वगैरह तो वो मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब कुछ बच्चे आप लोगों में से ऐसे हो सकते हैं यार जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूं। इन दैट केस वो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट एडमिशन लूं। इन दैट केस यार मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दे दे रहा हूं, व्हाट्सएप सपोर्ट लिंक दे दे रहा हूं और गूगल फॉर्म की लिंक दे दे रहा हूं। गूगल फॉर्म की लिंक आप सभी बच्चे भर दीजिएगा जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा या फिर मैनेजमेंट कोटा से चाहिए होगा, वही बच्चे। और वहां पे व्हाट्सएप सपोर्ट लिंक है जहां पे जाके आप लोग प्राइसिंग वगैरह अपने कॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी एडमिशन के लिए। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन कभी भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है। और बात आप लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि भैया मुझे किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे 5000 रैंक है, मेरे 10,000 रैंक है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए JEE 360, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। 1 रुपए भी आप लोगों से मैं नहीं ले रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे आप लोग कॉलेज प्रेडिक्टर में जाइए, कॉलेज प्रेडिक्टर में आप लोग वहां पे सेलेक्ट कीजिए WBJEE कॉलेज प्रेडिक्टर, उसमें अपना रैंक डालिए, अपना ब्रांच डालिए और आपकी क्या कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके हिसाब से आप लोगों की सारी कॉलेजेस वहां पे आप लोगों को दिखने लगेगी। ध्यान रखिए कि ये सारी डेटा 100% एक्यूरेट है, तो ये सब चीज पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या भैया ये एक्यूरेट है या नहीं। मेरी ऑफिशियल वेबसाइट आदर्श बंडवाल, इसमें अगर आप ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों के लिए डाल के रखे हैं। एक अभी मैंने यहाँ पे WBJEE की काउंसलिंग प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन के बारे में भी इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को। और ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कॉलेज प्रेडिक्टर यूज करना चाहते हैं, इन सारी की लिंक मैंने यहाँ पे दे दी है। और जिस PDF के बारे में अभी मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा, जिसमें मैं पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, इस PDF को आप लोग जाके इस वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि ये आप लोगों के आगे के लिए काउंसलिंग में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। पहली बात ये कि ये जितनी भी ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन होने वाली है। और दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे यहाँ पे JEE मेंस के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि WBJEE के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि 2 सेपरेट अनकनेक्टेड फेजेस होने वाले हैं आप लोगों की, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। पहला फेज होगा वैसे बच्चे जिन्होंने WBJEE की एग्जामिनेशन दी है और वो इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और दूसरा उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम दिया है और वो आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने JEE मेंस की एग्जामिनेशन दी है। कुछ बच्चे होंगे ना जिन्होंने वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का नहीं दिया एग्जाम और वो JEE मेंस दिए और उसके थ्रू वो चाहते हैं कि मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लूं। तो आप लोगों के लिए यार 2 फेज में काउंसलिंग होने वाली है। कहते हैं पहला होता है अलॉटमेंट राउंड, दूसरा होता है अपग्रेडेशन राउंड और तीसरा होता है हमारा मॉप अप राउंड। ठीक है, एक और बात इस बार जो कि नई बात आई है और ये आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो ये कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ पहले राउंड में ही आप कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में अपनी रजिस्ट्रेशन को भूल जाते हो तो इसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा और आप लोग काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हो। तो इस चीज को आप लोगों को इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आप लोगों को नोट करके रखना है। दूसरी चीज ये कि जब आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरोगे, जैसे कि मैं आगे चल के आप लोगों को एक बारी किस तरीके से काउंसलिंग होती है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन जब आप लोग काउंसलिंग भर रहे होगे उसके लिए आप लोगों को 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जितने भी SC ST OBC PWD के जो सीट्स हैं, ये सीट्स को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये सीटें खाली रह जाती हैं तो इसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक बात यार, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिहार से हैं, वो OBC है, SC है, ST है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा यार कि जो बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं और वो बच्चे OBC SC ST जो भी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे कैटेगरी सर्टिफिकेट का फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार से और अगर आप OBC हो तो आपको उसका बेनिफिट वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में नहीं मिलने वाला है। तो वैसे तो आप अपने गार्जियन का भी दे सकते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स, लेकिन मेरा ये कहना होगा कि काउंसलिंग अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुई है, आप अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लें और वही अकाउंट को आप आगे चल के जितनी भी फीस डिटेल्स हो गई, जितनी भी चीजें हैं, उन सारी जगह पे उसी बैंक अकाउंट डिटेल्स का आप लोग यूज कीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद आप लोगों को चेंज करने का कभी भी मौका नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उस पर आपने कुछ गलती कर दी, उसके बाद आप लोगों को चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है,
दूसरी चीज़ ये कि TFW के लिए सीट्स यार कुछ हर एक जो भी कॉलेजेस होते हैं उनके लिए सेपरेट सीट्स होती हैं। तो जब आप लोग काउंसलिंग में अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे एक सिंबल करके आएगा TFW और नॉन TFW सीट्स, तो उनमें से आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहेंगे उस चीज़ को आप लोग वहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, TFW का मतलब होता है ट्यूशन फी वेवियर। वैसे बच्चे जो कि थोड़े से वीक बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पिताजी की उतनी इनकम नहीं है, थोड़ी गरीबी रेखा से आते हैं, तो वेस्ट बंगाल में वैसे बच्चों को TFW के कोटा में रखा जाता है। तो आप लोगों को बेसिकली सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट आप बनाएंगे तभी जाके इस चीज़ का फायदा उठा पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इस कैटेगरी में नहीं भी है, वो भी अप्लाई कर देते हैं, सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी सर्टिफिकेट गलत पाई गई तो आपकी सीट वगैरह वो कैंसिल वो हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला राउंड होता है यार कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चॉइस फिलिंग करते हो। जैसे ही आप लोग चॉइस फिलिंग करते हो यार, तो चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे जो चॉइसेस होते हैं वो चॉइसेस भरने पड़ते हैं, और उसके बाद आप लोगों को लास्ट में चॉइस लॉक करना पड़ता है। मान लिया जाए कि आपने चॉइस फिल किया और लास्ट में लॉक करना भूल गए, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। और इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आप कुछ और करना चाहते हो और चेंजेस वहाँ पे कुछ और हो जाते हैं, तो आप लोगों को ये कहा जाता है कि आप लोग चॉइस लॉक वो कर लीजिएगा। चॉइस लॉक करने के बाद राउंड 1 की जो है वो अलॉटमेंट आती है, और मान लिया जाए कि राउंड 1 में आपने जो भी सीट मिली वो अगर आपको कुछ मिल जाती है सीट, इन दैट केस आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंस फी 5,000 रुपये वो भरना पड़ेगा। और ये 5,000 रुपये भरने के बाद आप लोगों को एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है। वो सीट अलॉटमेंट लेटर लेके आप लोगों को अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है। उस इंस्टीट्यूट में जाके जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को वहाँ पे वेरीफाई। अब जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे तो पर्सनली आपको, फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम दिया, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना और सिर्फ आपके पिताजी चले गए वहाँ पे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, उसमें आपका वहाँ पे रहना फिजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कई बच्चे क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाते हैं या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वो लेके नहीं जाते हैं, तो जब भी आप वहाँ पे जाएंगे अपनी काउंसलिंग के वक्त, तो वहाँ पे आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास 12 की मार्कशीट है, ओरिजिनल आपने रखा, उसके साथ साथ आप एक या 2 या 3 जितने भी हो वो फोटो कॉपी आपने कराया। उस फोटो कॉपी करने के बाद उसके नीचे में आपने अपना खुद का सिग्नेचर कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी की भी जरूरत पड़ती है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यार जितने सारे बच्चे हैं उन सारे बच्चों को अपने क्लास 10th की एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों ही लेके जाना पड़ेगा। जितने सारे बच्चे हैं उनको क्लास 10th की मार्कशीट, देखिए 10th की एडमिट कार्ड और 10th की मार्कशीट दोनों अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। ऐसा मत कीजिएगा कि किसी एक डॉक्यूमेंट को आप भूल जाइएगा, यकीन मानिए आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। वो लोग किसी चीज़ की भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं मानते। उनको अगर सारी चीज़ नहीं मिली तो आप वहाँ पे काउंसलिंग कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये मैंने खुद से देखा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जितने सारे बच्चे हैं उन सारे बच्चों को अपने क्लास 12 की मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी। OCI अगर कैंडिडेट हो तो OCI सर्टिफिकेट आप लोगों को लेना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल के अगर बच्चे हैं तो आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो और फॉर एग्जाम्पल आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। और PWD कैंडिडेट, TFW कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, अगर आप आउटसाइड बंगाल के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो जनरल कैटेगरी से ही सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास 2 ऑप्शन आएगा, क्या आप लोग चाहते हो कि अपनी सीट को अपग्रेड करें या नहीं करें। अगर आप नहीं चाहते हो सीट अपग्रेड करना तो आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सीट को अपग्रेड कर दूं, इन दैट केस यार आप लोग फिर राउंड 2 के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। राउंड 2 में बेसिकली वही होगा कि सीट अपग्रेड हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको न्यू सीट मिलेगी। अगर न्यू सीट मिली तो फिर से आप लोगों को यार सीट एक्सेप्टेंस फी 5,000 रुपये भरने पड़ेंगे, और उसी तरीके से यार जाके कॉलेज में अपनी सीट डॉक्यूमेंट वगैरह जो वेरीफाई करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में मिली और फिर से दोबारा न्यू अलॉटमेंट मिला, इन दैट केस आप लोगों को अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कॉलेज में जाके एडमिशन आप लोगों को वो लेना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों के बाद यार आप लोगों का लास्ट में एक होने वाला है मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड में आप लोगों को ये चांस दिया जाएगा कि आप लोग फिर से दोबारा वैसे कैंडिडेट, देखो पार्टिसिपेशन कौन कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन सबसे पहली बात ये कि ऑप्शनल है। दूसरा चीज़ ये है कि मॉप अप राउंड में कौन पार्टिसिपेट बच्चा कर सकता है, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि पहले से रजिस्टर्ड है। मतलब अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इन दैट केस आप लोग मॉप अप राउंड में भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और वही सारे बच्चे यहाँ पे मॉप अप राउंड में एलिजिबल होंगे और आप लोगों को 200 रुपये वो पे करने पड़ते हैं। और मॉप अप राउंड में क्या होता है बेसिकली यार कि अगर आप चाहो तो कुछ चेंजेस वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कि आप चाहते हो कि कोई और नई ब्रांचेज में डालूं तो वो ब्रांचेज वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और उसी तरीके से यार आप लोगों की पूरी राउंड जो है वो कंप्लीट होगी। और अगर आपको सीट मिला तो 5,000 रुपये, अगर सीट नहीं मिला तो 5,000 रुपये नहीं जमा करना है। एक और बात यार, कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया ये जो मैं 5,000 रुपये जमा कर रहा हूँ उसका क्या महत्व है। 5,000 रुपये से आपका वो सीट लॉक हो जाता है। वो सीट लॉक हो जाता है, इसका मतलब ये कि आगे चल के अगर आप कभी एडमिशन लोगे किसी भी
कॉलेज पे, तो ये 5,000 रुपये वहाँ पे माइनस हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। मान लिया जाए कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं यार कि मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला, कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, फिर आपने मॉप अप राउंड में अप्लाई किया, मॉप अप राउंड में अप्लाई करने के बाद कोई और कॉलेज आपको मिल गया, तो पहले राउंड में जो फॉर एग्जाम्पल आप जो फीस अगर आप पे किए हो किसी भी कॉलेज का, तो कॉलेज में अप्लाई करके वो फीस आप लोगों को वापस लेना पड़ता है और कॉलेज वापस कर देता है बेसिकली, और फिर आप दूसरे कॉलेज में जाके आप एडमिशन्स वगैरह वो ले सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट अलॉटमेंट जब भी आप लोगों को मिलेगी वो मैंडेटरी है कि आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करोगे तो आपका वो एडमिशन को वो रद्द मान दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोगों की कोई भी जितने भी आप लोगों की जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगी, आपको फॉर एग्जांपल कोई सीट मिला, आपने जब चॉइस फिल किया, तो कई बच्चे क्या होता है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कई बच्चे क्या होता है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट इज नॉट अलाउड, फोटोग्राफ्स भी उसका कोई अलाउड नहीं है, आप लोगों को उसका प्रिंट फॉर्मेट निकालना पड़ेगा। तो प्रिंट फॉर्मेट निकाल के आप लोगों को उसको फोटोकॉपी वगैरह वो करवा लीजिएगा, ठीक है। तो यही थी यार WBJEE की काउंसलिंग। जिन बच्चों ने यार पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो अपना रोल नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे। तो हम लोग न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है, इन बातों को आप लोगों को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहें अग्री कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डालना है आपकी जो रोल नंबर है, जो आपकी कैंडिडेट नेम है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन आप लोगों को डालनी है, और उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो सारी चीज़ें करने के बाद यार आप लोगों का ये सेकेंड स्टेप आ जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को अपनी जो मोबाइल नंबर है वो डालनी है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और फिर आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पासवर्ड किस तरीके से बनाना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग पासवर्ड बना सकते हैं, तरीके से अपना बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा नाम श्याम है, SHYAM, इस तरीके से श्याम लिखो, @ दे दो और कुछ भी लिख दो यहाँ पे 9528, तो इसी तरीके से आप लोग अपना पासवर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम अगर अमित है तो अमित @12, ठीक है। तो यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाना है, तो हम लोग यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे कि मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को शुरुआत में लेके रखने के लिए बोले थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर अपने आप पास रखेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। अब यहाँ पे आप लोगों की सारी डिटेल्स जो आप लोगों को भरनी है वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है, जैसे कि जेंडर आपका मेल हो गया। ध्यान रहे आप अपनी जब फॉर्म फिल करेंगे इसमें अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसी वजह से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आप समय लें, आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप किसी से पूछ लें, लेकिन आप कोई भी गलती ना करें। इसके वजह से आपकी काउंसलिंग में जो सीट मिलेगी वो भी कैंसिल हो सकती है जब आप लोग वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाओगे, इसीलिए कोई भी गलती आप लोगों को करनी नहीं है। अब यहां पे आप लोगों को बैंक डिटेल्स भरना है। बैंक डिटेल्स आप लोगों को इसलिए भरना है कि इन केस फॉर एग्जांपल अगर आप बाद में अगर आपको कुछ रिफंड वगैरह चाहिए होगी तो इसी बैंक डिटेल्स में ही, मतलब इसी बैंक में ही आपकी वो जो भी रिफंड वगैरह है वो आएगी। तो क्लास 12 की अपनी मार्क्स वगैरह वो भरनी थी, तो क्लास 10th में आपने जो इंग्लिश लिया था, क्या आप उसे पास किए थे या फेल किए थे, आपको वो भरना पड़ेगा। तो वो हमने यहाँ पे भर लिया यार। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए और कितनी टोटल मार्क्स थी, जैसे कि हमारे केस में 100 मार्क्स की एग्जाम थी और 90 मार्क्स आए, हमने वो लिख दिया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लास 12 की डिटेल्स भरनी है। तो क्लास 12 की डिटेल्स में यार आप लोगों को सबसे पहले पास या फेल है वो लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो चूज करनी है, कौन से बोर्ड से आपने एग्जामिनेशन दिया है आपको वो चूज करना है, ठीक है। हमारे केस में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन था तो हमने इसको चूज कर लिया है। आपके केस में कोई और भी हो सकता है, और अपने मार्क्स को लिख दे। जैसे कि हमारे केस में मैक्सिमम मार्क्स थी 500 और हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स थी 436, उसके हिसाब से आप लोगों को परसेंटेज यहाँ पे शो करने लगेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स को भरना है। जैसे हमारे केस में 6 सब्जेक्ट थी इन टोटल, तो इसमें से आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये सारे ही बच्चों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके साथ जैसे कि यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मैंने लिखा है, अगर आपने बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी लिया है आप सेलेक्ट करें, अगर आपने नहीं लिया है तो नॉट एप्लीकेबल कर लें, उसके कितने मार्क्स आए हैं उसको भर लें। उसके बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जाना है। ध्यान रखें जब आप उन सारी ही चीजों को भर चुके होंगे तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुका है, व्यू एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर उसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने भर चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपना भरना है, मतलब आपकी एड्रेस क्या है और आप किस जगह रहते हैं, आपकी पिन कोड क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को भरनी होगी। तो मैं जल्दी जल्दी से उन दोनों ही चीजों को भर लेता हूं, उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यार अब हमारी यहाँ पे सारी ही डिटेल्स भरी जा चुकी है और यहाँ पे हम लोगों को सारा डिटेल्स दिखाया जा रहा है कि हमारी रैंक क्या है, हमारी फार्मेसी रैंक क्या है, क्या हमें डिसेबिलिटी है या नहीं है। हम लोगों ने मार्क्स जो भी भरा है वो मार्क्स की भी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। इसमें आप लोग देख लें कि क्या आपने कुछ गलतियाँ करी है या नहीं की है। अगर आपने गलतियाँ की होंगी तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर आपने गलती नहीं की है तो फिर आप लोगों को डायरेक्टली जाके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके और फाइनल सबमिट के ऊपर अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग अब हमारी ये फाइनल सबमिशन यहाँ पे हो चुकी है। कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे लिए अवेलेबल हैं वो दी गई है, कितने नंबर ऑफ चॉइसेस को हमने फिल किया है वो दी गई है, अनफिल्ड चॉइसेस दी गई है और अनलॉक
अभी तो क्योंकि हम लोगों ने चॉइस को लॉक ही नहीं किया है तो अनलॉक यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम लोग अपने चॉइसेस को भर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या है ना कि पे रजिस्ट्रेशन फी है। तो रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फी इज रिक्वायर्ड टू फिल द चॉइसेस। तो अगर आप चॉइस फिल करना चाहते हैं इन दैट केस आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर जाते हैं। ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, 300 रुपीज आप लोगों को पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो पे फी में करेंगे हम लोग क्लिक और यहाँ पे हम लोग को 300 जो वो पे करना पड़ेगा। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो यार हमारी अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, हमने पैसा पे कर दिया है। अब हम लोग अपनी फॉर्म फिल में आगे बढ़ सकते हैं और अपने चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। तो गो बैक के ऊपर आप लोग क्लिक करें, अब अपने होम पे आ जाएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस दिख रहे हैं, कौन कौन से चॉइसेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक एक करके इसमें सारे ही चॉइस दे दी गई है। ध्यान रहे यार कि चॉइस फिलिंग में गलती मत कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि जो इंस्टीट्यूट आपको ऊपर दिख रही है सिर्फ और सिर्फ आप उसी इंस्टीट्यूट को भर दें, क्योंकि आप जिस इंस्टीट्यूट को सबसे ऊपर भरेंगे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी। इसीलिए आपको जो भी कॉलेज चाहिए होगी आप उन्हीं को सबसे ऊपर चॉइस में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे सारे चॉइसेस दी गई हैं और यहां पे दिया गया हम लोगों का चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। तो हम लोग यहां पे चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे कि मुझे पर्सनल केस में क्या चाहिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो मैं यहां पे जादवपुर सर्च करने की कोशिश करूंगा, जादवपुर। तो मैं यहां पे जादवपुर सर्च करता हूं, है ना। तो यहाँ पे देखो यार जादवपुर यूनिवर्सिटी के सारे ब्रांचेस मेरे सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा उस कॉलेज को आप लोग यहाँ पे सर्च करें और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे, हालांकि इस रैंक पे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो मैं सबसे ऊपर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को रखूंगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बाद मुझे क्या मिले, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे IT मिल जाए। तो मैं यहाँ पे IT सर्च करूंगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ दिख रही है तो मैं उसे भर दूंगा। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ ECE, तो मैं ECE को डाल दूंगा। उसके बाद मैं क्या चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं यार कि इलेक्ट्रिकल, तो मैं कोशिश करूंगा जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन भी है और भी यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं तो मैं इलेक्ट्रिकल चूज करूंगा। काउंसलिंग किस तरीके से काम करता है? काउंसलिंग, सपोज कि आपने पहले नंबर पे रखा है जादवपुर यूनिवर्सिटी, फिर रखा है हेरिटेज, फिर रखा है IEM, फिर रखा है टेक्नो इंडिया, फिर रखा है आपने IEM का कंप्यूटर साइंस। अब होता क्या है कि आपको हमेशा इतनी चीजों को आप कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को अपने प्रेफरेंस के वाइज, मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी है, आपके लिए अलग भी हो सकता है। आपने सपोज कि कल्याणी गवर्नमेंट को डाला, आपने जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग को डाला, आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो भी है, तो उसको आप लोग प्रेफरेंस वाइज डालिए। मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे नंबर 1 पे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिले, इसलिए मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी रखा है। मैं चाहता हूं कि मुझे 2 नंबर पे हेरिटेज मिले, इसलिए मैंने हेरिटेज लिखा है। मतलब कि अगर आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो जाती है फिर तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा तो सेकंड प्रायोरिटी है मेरा क्या, हेरिटेज। तो मुझे हेरिटेज में ट्राई होगा। अगर मेरी हेरिटेज में भी नहीं हो पाती है फिर ट्राई होगा कि मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में मिल जाए। अगर मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में भी नहीं मिल पाता है फिर ट्राई होगा कि सॉल्ट लेक मिल जाए। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर मुझे ट्राई होगा कि कंप्यूटर साइंस, मतलब एक डेमो के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने चॉइस को फिल करना है। समझ में आया? तो इसी तरीके से आप लोगों को इस चॉइस को जो है फिल करना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ 4-5 इंस्टीट्यूट को लेके बनाया, आपकी जो भी प्रेफरेंस होगी आप उस प्रेफरेंस को उसी हिसाब से लेके काम कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाके क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू फिल किया तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि यार मैंने यहाँ पे 5-6 चीजों को जैसे कि मैंने चूज किया। अब मैं चाहता हूँ यार कि मुझे हेरिटेज से पहले, आपका ऐसा मन करने लगा कि मुझे हेरिटेज से पहले ना IEM सॉल्ट लेक में अगर मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो इसको आप यहाँ से अप कर सकते हो, अप। तो देखिए ये चौथा नंबर पे आ गया, फिर इसे आप कीजिए, ये तीसरा नंबर पे आ गया, फिर इसे आप कीजिए, ये दूसरा नंबर पे आ गया। तो दूसरा नंबर पे सबसे पहले आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलेगी। अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है तो IEM सॉल्ट लेक में आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। अगर आप IEM सॉल्ट लेक में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाता है फिर आपको हेरिटेज होगा, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आपको कोई एक ब्रांच मिलेगा, फिर टेक्नो इंडिया। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ।